नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। मोदी को झूठा, योगी को आतंकी जैसा बताया, हिंदू एकता के नारे से बौखला गई है क्या कांग्रेस। महाराष्ट्र जीते तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अमित शाह ने किसका नाम बताया। महाराष्ट्र झारखंड में मोदी योगी शाह ने गेम ऐसा पलटा, अब इंडी का पैकअप तय है क्या। लालू यादव क्यों बोले योगी हिमंता की जोड़ी हवा में उड़ जाएगी। और यूपी उपचुनाव के ठीक पहले अखिलेश यादव ने योगी की कुर्सी पर क्या बड़ी बात कह दी, आज ये पहले दिखाऊंगा। इसके बाद चंद्रचूड़ के बाद बने नए चीफ जस्टिस कौन हैं, जिनके धमाकेदार फैसलों की खूब चर्चा होती है। इंदिरा गांधी ने जिनके चचा को नहीं बनने दिया था चीफ जस्टिस, आज वही कैसे सीजेआई बने हैं देश के। और 1999 में वाजपेयी सरकार का वो एक फैसला जिसने बदल दिया चीफ जस्टिस चुनने का तरीका, आज उसके बारे में बताऊंगा। दुनिया में मंदी और मोदी ने पब्लिक के लिए शुरू कर दिया कौन बनेगा करोड़पति। राहुल की जलेबी की फैक्ट्री फ्लॉप और मोदी की करोड़पति बनाने वाली फैक्ट्री सुपरहिट कैसे। वो देश जहां भयंकर गरीबी, फिर भी लोग सड़क पर फेंक रहे हैं पैसे, ऐसा क्यों, ये भी दिखाऊंगा। और इधर ट्रंप आए, उधर पुतिन ने दिया गजब हथियार, मोदी चीन की बैंड बजाकर मानेंगे क्या। मोदी के नए भारत के वो हथियार जिनसे चीन पाकिस्तान दोनों की हालत टाइट है, आज वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले जल्दी से दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश को गंभीरता से नहीं लेने के लिए दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध पूरी तरह से लागू नहीं किया गया और महज दिखावा किया गया। कोर्ट ने पटाखों पर बैन को लेकर एसटीएफ के गठन का आदेश दिया और दिल्ली पुलिस से पटाखों पर बैन को लेकर की गई कार्रवाई पर 25 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। प्रयागराज में यूपी पीसीएस ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे परीक्षार्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ये छात्र पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा को एक ही दिन कराने की मांग कर रहे थे। हजारों छात्र लोक सेवा आयोग चौराहे पर इकट्ठा हुए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ डाली और पुलिस से झड़प भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। बिहार के छपरा में रेलवे कर्मियों की सूझबूझ के चलते बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। छपरा बलिया रेलवे ट्रैक पर पटरी करीब 4 इंच कटी हुई थी और इस ट्रैक से कोलकाता गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस गुजरने ही वाली थी, लेकिन सही समय पर ट्रैकमैन ने लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को पहले ही रोक दिया। अब इस बात की जांच की जा रही है कि रेलवे ट्रैक पर इतना बड़ा क्रैक कैसे आ गया। कश्मीर में आतंकी हमलों के बीच युवाओं में सेना में शामिल होने की होड़ लगी है। उरी के बारामूला में आज सेना में भर्ती के दौरान हजारों युवा वहां पहुंच गए, जिन्हें संभालने के लिए पुलिस और सेना के जवानों को मशक्कत करनी पड़ी। सेना में यह भर्ती 17 नवंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान डॉक्यूमेंटेशन और फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। सेना भर्ती का यह कैंप बारामूला के अलावा गांदरबल, बडगाम, कुपवाड़ा और बांदीपुरा में भी लगाया जाएगा। कोलकाता रेप और मर्डर केस में ट्रायल शुरू हो गया है, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी संजय रॉय ने कोर्ट से बाहर निकलते समय पुलिस के 2 अधिकारियों पर फंसाने का आरोप लगाया। संजय रॉय ने कहा कि विनीत गोयल और स्पेशल डीसी ने साजिश रची और उसे फंसाया है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। मोदी को झूठा, योगी को आतंकी जैसा बताया, हिंदू एकता के नारे से बौखला गई है क्या कांग्रेस। महाराष्ट्र जीते तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अमित शाह ने किसका नाम बताया। महाराष्ट्र झारखंड में मोदी योगी शाह ने गेम पलट दिया है क्या, अब इंडी का पैकअप तय है। लालू यादव क्यों बोले योगी हिमंता की जोड़ी हवा में उड़ जाएगी। और यूपी उपचुनाव के ठीक पहले अखिलेश यादव ने योगी की कुर्सी पर कौन सी बड़ी बात कह दी। सबसे पहले यह चैप्टर। बॉस, क्रिकेट और राजनीति में एक चीज कॉमन है, जब कोई टीम हारने लगती है ना, तो अक्सर उसकी लाइन लेंथ बिगड़ने लगती है। और कांग्रेस का भी सेम टू सेम हो रखा है। 2 महीने पहले तक मोदी का मामला खत्म बताने वाली कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस का हाल इस वक्त यह है कि वो वाइड बॉल पर वाइड बॉल डाल रहे हैं, नो बॉल पे नो बॉल डाले जा रहे हैं। और टीम मोदी की बैटिंग लाइनअप आप देख लीजिए, इतनी लंबी है, जो आता वही छक्का मार के चला जाता है। भाई ओपनर तो मोदी शाह हो गए, 1 डाउन पर योगी आ रहे हैं, उसके बाद हिमंता आते हैं, फिर फडणवीस आ जाते हैं। मतलब इतना लंबा बैटिंग लाइनअप है और कांग्रेस फुल टॉस देती है इनको मारने के लिए। मतलब दोनों टीमों में मैच ही नहीं दिख रहा। और आज तो कांग्रेस ने अलग लेवल का ब्लंडर कर दिया। एक तरह से आप इसे महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का
एग्जिट पोल भी मान सकते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड का बयानबाजी वाला एग्जिट पोल क्या संकेत दे रहा है, आज क्या नया ब्लंडर हुआ है, यह देखने से पहले यह देखिए कि कांग्रेस जब जब बयानबाजी की मर्यादाएं तोड़ती है तब तब यह संकेत होता है कि कांग्रेस समझ गई है कि गेम उसके हाथ से निकल चुका है। और मैं आपको उदाहरण से बताता हूं, फिर आज की बात करूंगा। जैसे साल 2007 चुनाव था गुजरात का, सोनिया गांधी ने बयान दिया था कि मोदी को मौत का सौदागर बता दिया था। नतीजा क्या हुआ? बीजेपी की बंपर जीत हुई। फिर साल 2014 लोकसभा का चुनाव था, सलमान खुर्शीद ने नरेंद्र मोदी के लिए नपुंसक शब्द का इस्तेमाल किया था। नतीजा नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, बीजेपी को की बंपर जीत। साल 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव, मणिशंकर अय्यर ने मोदी को नीच आदमी बता दिया था। नतीजा बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई। साल 2019 लोकसभा चुनाव था, बयान था राहुल गांधी का, जिन्होंने कहा था कि पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर डंडे मारेगी। नतीजा नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आए, बीजेपी की बंपर जीत हुई। इसी तरह 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव, खड़गे ने मोदी की तुलना रावण से कर दी थी, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई थी गुजरात विधानसभा चुनाव। यानी जब जब कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जो लोगों को हजम नहीं होती, वो संकेत होता है कि कांग्रेस समझ गई है कि बॉस अब मोदी का विकेट नहीं गिराने पाने वाले हम। और इसी कड़ी में आज का नया सियासी ब्लंडर जुड़ गया। पीएम मोदी और सीएम योगी ने जिस तरह से हिंदू एकता का अभियान छेड़ दिया है, उससे इंडी गठबंधन में बौखलाहट का लेवल इतना हाई हो चुका है कि अब पीएम मोदी और सीएम योगी पर पर्सनल अटैक शुरू हो गए। सीएम योगी की तुलना आज आतंकी से की जा रही है, उनके भगवा वेशभूषा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ भी व्यक्तिगत टिप्पणियां तेज हो रही हैं, हमले तेज हो रहे हैं। ये व्यक्तिगत हमले कोई राह चलता व्यक्ति नहीं कर रहा, बल्कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। वो सीएम योगी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। कल उन्होंने सीएम योगी की साधु संत वाली वेशभूषा पर सवाल उठाए, आज उनकी तुलना आतंकी से कर डाली, ये आरोप लग रहा है। एक बार सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष ने कैसे सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसके बाद बताऊंगा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बड़ी गलती कैसे कर दी। क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों कर रहे हैं? लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप मठ के एक व्यवस्थापक हो और आप सब संसार छोड़ के क्या बोलते गेरुआ कपड़ा डाले, साधु संत बनने के लिए डाले, क्या मोदी के जैसा झूठ बोलने के लिए डाले? अब मल्लिकार्जुन खड़गे के इसी बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ की तुलना आतंकी से कर दी। उनके बयान की तुलना आतंकी से क्यों कर दी भाई? मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत सीनियर नेता हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह के बयान से क्या नुकसान हो सकता है। इसके बावजूद अगर वो बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यही है कि पीएम मोदी और सीएम योगी ने कांग्रेस की समाज को बांटने वाली जो राजनीति का आरोप लगता है कि वो हिंदू समाज को बांटकर वोट लेना चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी ने और योगी ने इसके खिलाफ जो हिंदू एकता का मिशन शुरू किया है, वो तीर एकदम सटीक निशाने पर लगा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बौखलाहट से साफ है कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे का असर हो रहा है, तभी कांग्रेस पार्टी में इतनी आग लगी। चुनाव में हिंदू वोटर इस नारे से प्रभावित हो रहे हैं, कांग्रेस की जाति वाली राजनीति को नुकसान हो रहा है। नहीं तो कोई वजह नहीं कि मल्लिकार्जुन खड़गे अचानक से सीएम योगी पर इतनी भड़ास निकालने लग जाएं, पर्सनल अटैक पर आ जाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सीएम योगी पर निशाने पर लिया। कुछ दिन पहले वो पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दे रहे थे, उन्हें झूठों का सरदार बता रहे थे, उनकी तुलना क्रूर शासक तैमूर लंग से की थी। एक बार सुनिए तब उन्होंने क्या कहा था। और मैं दौड़ूंगा भागूंगा बोलते, कहां से भागने के भाई? तुम्हारे टांगे टूट गए हैं, लोगों ने तोड़ दिया है, और इलेक्शन में तुम साफ हो गए। पहले तो 400 पार, मोदी है तो सब कुछ है, ये कहते थे। लेकिन मोदी की गारंटी भी गई, 4
400 पार भी गया और 2 टांग दूसरों की लगा के हुकूमत तैमूरलंग कर रहे हैं और आज हमको ही कह रहे हैं। यानी मोदी योगी दोनों पर कांग्रेस पर्सनल अटैक कर रही है। तैमूरलंग बता रहे हैं मोदी। और आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले पीएम मोदी पर विवादित बयान, फिर सीएम योगी की तुलना, उनके बयान की तुलना आतंकी से। लेकिन हम इन हमलों से ना पीएम मोदी पीछे हट रहे हैं ना सीएम योगी। पीएम मोदी तो लगातार कांग्रेस की जाति वाली राजनीति के खिलाफ देश को आगाह कर रहे हैं, उसे देश के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश बता रहे हैं। आज श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते हुए भी पीएम मोदी ने इस खतरे के प्रति चेताया। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन की रैली में जा रहे हैं तो वहां वोट बोल दे रहे हैं क्योंकि वोट चाहिए। वो हिंदुओं को बता रहे हैं वोट देना तो काम पे दे दो ना, लेकिन जाति में बढ़ के वोट दोगे और जाति वाली राजनीति में फंस के वोट दोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये नरेंद्र मोदी बता रहे। एक बार सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि सीएम योगी भी कैसे ताबड़तोड़ जवाब दे रहे हैं। जिस दुर्भाग्य से निहित स्वार्थ के लिए, छोटी समझ के कारण भारत के उज्जवल भविष्य के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को भूल करके कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। हम उसकी गंभीरता को समझे, उस संकट को समझे और हमें सबने मिलकर के ऐसे कारनामों को पराजित करना ही होगा। यानी नरेंद्र मोदी का फोकस सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि देश का भविष्य है। और आप यह भी देखिए कि हिंदू एकता के लिए पीएम मोदी कितना बड़ा रिस्क भी ले रहे हैं। वो राजनीति में पहले से सेट जाति की राजनीति के पैटर्न को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव को हिंदू एकता का लिटमस टेस्ट बना दिया कि जाति की बात नहीं करो, हिंदू एकजुट है कि नहीं ये बताओ। और अब चुनाव में सबसे बड़ा टेस्ट तो नरेंद्र मोदी और हिंदुओं का है। नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा इस बात को लेकर है कि अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने हिंदू संस्कृति, हिंदू दर्शन के लिए जो किया वो कितना है, काफी है या नाकाफी है, यह साबित होगा। हिंदुओं का टेस्ट इस बात पर होगा कि क्या वो इस चुनाव में जातियों की बेड़ियों को तोड़ पाएंगे या पहले की तरह जातियों में बंटकर ही वोट देंगे। नरेंद्र मोदी ने पहले से हावी जाति की राजनीति को नकारकर एक नई लकीर खींच ली है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे देकर ये उम्मीद कर रहे हैं कि हिंदू वोटर कांग्रेस की जाति वाली राजनीति के जाल में नहीं फंसेगा। मतलब पीएम मोदी ने राजनीति की रटी रटाई लाइन पर न चलकर एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। इसका उन्हें नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। लेकिन पीएम मोदी शायद इस वक्त सियासत के नफा नुकसान के आगे की बात सोच रहे हैं। वो देश के खिलाफ इसे बड़ी साजिश बता रहे हैं और लोगों को बार बार कह रहे हैं कि बचो बॉस, क्योंकि ये जाति में बंट गए तो फिर देश जो है ना वो बंटकर ही आगे बढ़ेगा और फिर रफ्तार क्या होगी सोचो। आप देखिए कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे से कैसे पूरे विपक्ष में खलबली मची। किसी के पास इसका तोड़ नहीं मिल रहा, सब अपने अपने तरीके से कुछ नया नारा गढ़ के काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि अब ना कटेंगे ना बटेंगे, पीडीए से जुड़ेंगे तो सफलता की उड़ान भरेंगे। यूपी में मायावती कह रही है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में ओवैसी कह रहे हैं कि इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। यानी मोदी योगी के नारे के जवाब में नए बहुत सारे नारे लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन वो सब बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है के नारे पर ही चल रहे हैं। और जो नारा लॉन्च नहीं कर रहे वो बौखलाहट में पर्सनल अटैक कर रहे हैं। सुनिए लालू यादव ने कैसे झारखंड चुनाव में पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया। नरेंद्र मोदी नाम का कोई चीज नहीं है। ये नरेंद्र मोदी क्या है? ये नरेंद्र मोदी फालतू है। एकदम उखाड़ के फेंक देना कि फिर जन्म में न करे। हमारे ताकत के सामने भाजपा कोई ताकत है क्या?
यानी जहां देखिए वहां नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक हो रहा है, योगी पे पर्सनल अटैक हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या लालू प्रसाद यादव, ये सब इसलिए भी भड़के हुए हैं कि वो बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे का असर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में देख चुके हैं। अब तो कनाडा तक में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे बोले जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को डर है, इंडी अलायंस को डर है कि हिंदू एकता को गढ़ने वाले इस नारे की वजह से कहीं महाराष्ट्र और झारखंड भी आंख से ना निकल जाए। इन दोनों राज्यों में पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ हिंदू वोटर्स को जाति की राजनीति के साइड इफेक्ट बताकर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे दे। आज ही झारखंड में सीएम योगी ने इसकी बात की। एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनिए, फिर बताता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल से कैसे सीएम योगी को निशाने पर लिया हुआ है और कैसे योगी इन लोगों के निशाने पर पहले भी रहे। बटे थे तो अपमान अयोध्या में झेलना पड़ा था, बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था, बटे थे तो मथुरा में अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ के रूप में अपमान झेलना पड़ा था, और बटे थे तो कटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। जब पीएम मोदी और सीएम योगी हिंदू एकता की बात करते हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे देते हैं, तो कई लोग इस नारे को सांप्रदायिक बताने लगते हैं। कुछ लोग इस नारे का मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान से साफ हो गया कि पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ ने जो हिंदू एकता का अभियान छेड़ा हुआ है वो कितना जरूरी है। क्योंकि आप देखिए कि ये एकता नहीं है। इसी वजह से नेताओं की हिम्मत जो है वो इस लेवल पर जाती है कि वो एक मुख्यमंत्री की तुलना आतंकी के बयान से करने लगते हैं। वो मुख्यमंत्री जो एक मठ के महंत भी हैं, वो मुख्यमंत्री जो हमेशा भगवा वस्त्र में रहते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके भगवा वस्त्र से भी दिक्कत है। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कैसे सीएम योगी को अटैक करते हुए और क्या कहा था। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सब कुछ जोड़ना। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि जो गेरुआ कपड़े पहनेगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तो संविधान की कॉपी लहराने वाले ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बटेंगे तो कटेंगे, इसमें तो जोड़ने का ही नारा है। मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं तो आपका काम जोड़ने का है। अरे तो मत बटो, ये बोलना तो जोड़ना ही है ना। सीएम योगी हो या पीएम मोदी, ऐसा लग रहा है जैसे इंडी गठबंधन में मोदी योगी के खिलाफ पर्सनल अटैक की रेस लगी हुई, और इस रेस में पप्पू यादव भी हैं। पप्पू यादव तो पीएम मोदी पर हमला करते करते उनके पिताजी तक चले गए। सुनिए पप्पू यादव ने क्या कहा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार से ज्यादा पैसा हमारे पास है। 9,000 बीघा जमीन था हमको, मोदी के बाबू को था। देश का इलाज अकेले कराता है, औकात है मोदी तेरे को? पप्पू यादव पूछ रहे हैं मोदी के बाप के पास इतनी जमीन थी क्या? मोदी की ये औकात है क्या? ये पप्पू यादव जो लॉरेंस बिश्नोई पर एक बयान देने के बाद इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन नरेंद्र मोदी की औकात पूछ सकते हैं और फिर भी ये मोदी को हिटलर बताते हैं। खौफ किसका है समझ जाइए। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कांग्रेस गिरती दिख रही। साधु संतों ने भी खड़गे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साधु संत कह रहे हैं कि खड़गे का हिंदू विरोध जग जाहिर है और अगर 24 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगी तो खड़गे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। सुनिए।
जब मल्लिकार्जुन खड़गे घुटने के बल चलना सीख रहे थे, उस समय गोरक्षनाथ के महंत दिग्विजयनाथ जी अर्थात योगी जी के दादा गुरु सांसद हुआ करते थे गोरखपुर के। इसलिए तीसरी पीढ़ी राजनीति में है आदित्यनाथ जी। और राजनीति मत सिखाइए, आपका हिंदू विरोध, सनातन विरोध जग जाहिर है। मल्लिकार्जुन खड़गे यदि 24 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगते हैं तो मैं विधिक कार्रवाई कराऊंगा और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और मानहानि का मैं दावा जो है तो इस पर मुकदमा ठोकूंगा। यह व्यक्ति एक तरफ संविधान बचाने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ इसका बयान संविधान विरोधी है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस को लेकर साधु संतों का यह गुस्सा आज का नहीं है। साधु संत ये जानते हैं कि कांग्रेस भी उसी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, जिस इंडी गठबंधन की पार्टियां बहुत आसानी से सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से कर देती, जो कभी रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बॉयकॉट करते हैं, और इसलिए जब सीएम योगी हिंदुत्व की बात करते हैं तो इंडी गठबंधन को आग लग जाती है, बात पर्सनल अटैक तक चली जाती है। आज बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी का बयान सुनिए कांग्रेस को लेकर वो क्या कह रही है। मैंने स्वयं जब मैं वहां गया था, मैंने अलग अलग धर्मों के लोगों को गोरखपुर में मठ में भी देखा है। तो मैं समझता हूं कि राजनीति में वो वर्षों से, कभी खड़गे जी ने ऐसा ना पार्लियामेंट में या कोई और मौके पे कहा कि उन्होंने अपने कपड़े बदलने चाहिए, और क्या कपड़े कौन पहने ये मुझे लगता है व्यक्ति के खुद की इच्छा अनुसार। हमने इस देश में फ्रीडम ऑफ ड्रेसिंग भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के साथ। भाई सफेद कपड़ा पहन के चुनाव लड़ के और इतिहास देखिए उठा के, क्या कितना देश में घोटाला हुआ करता, तो उससे अच्छा तो है भगवा पहन के और समाज की सेवा कीजिए। आप ये भी देखिए कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कितनी आसानी से एक भगवाधारी सीएम की तुलना आतंकी के बयान से कर देते हैं, लेकिन जब आईएसआईएस जैसे खतरनाक आतंकी संगठन की बात आती है तो यही कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी आतंकियों से हमदर्दी जताते हुए उन्हें बेरोजगार युवा बताने लगते हैं। मैं याद दिलाता हूं आपको, साल 2018 में राहुल गांधी ने बेरोजगारी को आतंकवाद से जोड़ दिया था। तब राहुल गांधी ने कहा था कि बेरोजगारी की वजह से आईएसआईएस का जन्म हुआ। तब राहुल गांधी यह भी दावा कर चुके थे कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों ने भारत को गुस्से में भर दिया था और इसी वजह से भारत में लिंचिंग के अपराध बढ़ गए, दलितों और अल्पसंख्यकों पर अटैक होने लगे। पिछले साल जब संसद में कुछ लोगों ने घुसपैठ कर दी थी तो भी राहुल गांधी ने इस घटना को बेरोजगारी से जोड़ दिया। तब राहुल गांधी ने कहा था कि यह क्यों हुआ, देश में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है, पीएम मोदी की नीतियों के कारण देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, इस घटना का मुख्य कारण बेरोजगारी और महंगाई है। यानी जब जो आतंकी हैं, जो अपराधी हैं, उनकी बात आती है तो राहुल गांधी और कांग्रेस को बेरोजगार दिखने लगते हैं, और दूसरी तरफ उनकी पार्टी एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री की तुलना आतंकी के बयान से करती है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री हिंदू एकता की बात कर रहा है। इस बात से इंडी गठबंधन को ऐसी आग लगी कि वो सीएम योगी को भला बुरा कह रही, जैसे आज लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को हवा में उड़ जाएंगे। ये दोनों महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेगा यहाँ। बयान दे रहे हैं बटोगे तो कटोगे, नहीं वो योगी आते हैं बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, उस पर क्या कुछ कहेंगे? बात बोलता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर यह पर्सनल अटैक आज से नहीं हो रहा, बल्कि जब से वो सांसद बने तब से इस देश में कथित सेक्युलरिज्म की सियासत करने वाले नेताओं को यह बात बहुत चुभ रही कि कोई महंत या पुजारी या कोई साधु संत नेता कैसे बन सकता है। उनके मुताबिक तो कोई साधु या तो सिर्फ साधु हो सकता है या नेता, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मैं आपको एक पुराना बयान दिखाता हूं, संसद में कैसे मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव ने योगी आदित्यनाथ जो तब सांसद हुआ करते थे तब भी उनकी एक तरीके से बेइज्जती की थी। आप ये पुराना वीडियो देखिए। साधु बाबा बोलेगा। शरद जी, मुलायम सिंह जी और लालू जी, हम सब बेकार यहाँ बैठे हुए समय बर्बाद करने के लिए हमको आए। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना, आपका काम है मंदिर में घंटी, आपका काम है लालू जी बाबा प्लीज
ये मंदिर में पूजा करें। आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं और पुजारियों को भ्रमित करके वोट लेके जीत के आ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ये हमला बहुत पहले से चला आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम योगी दिखाई देते हैं, जो साधु हैं राजनीति में। खड़गे साहब ने योगी के लिए बात करते हुए आतंकी जैसे शब्द का प्रयोग कर दिया, लेकिन राजनीति में सिर्फ योगी आदित्यनाथ तो नहीं है, कई मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना भी राजनीति में है। क्या लालू यादव, मुलायम सिंह यादव जब थे या खड़गे, उनको आपने उनके बारे में बात करते सुना है? मौलाना बदरुद्दीन अजमल जमीयत उलमाए हिंद असम के प्रदेश अध्यक्ष। बदरुद्दीन अजमल 1995 से दारुल उलूम देवबंद में शेखुल हिंद एकेडमी के डायरेक्टर हैं। इसके साथ 2009 से 2024 तक असम की धुबरी सीट से सांसद हैं। यानी बदरुद्दीन अजमल सांसद रहते हुए धार्मिक पदों पर भी हैं। उनसे तो नहीं पूछा आपने। इसी तरह से मौलाना महमूद मदनी है, जो जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं। महमूद मदनी सांसद भी रह चुके हैं और तब भी वो धार्मिक संस्था के पद पर थे। उनसे तो किसी ने नहीं पूछा। इंडी गठबंधन में जिस तरह से पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ पर अटैक चल रहे हैं, उससे बीजेपी को लग गया है कि तीर एकदम निशाने पर लगा। इसलिए आप देखिए, बीजेपी ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र चुनाव अब पीएम मोदी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे पर ही होगा। आज मराठी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर यह नारा छपा है। महायुति की तीनों पार्टियों के चुनाव चिन्ह भी लगे हैं और उस पर लिखा है एक हैं तो सेफ है। ये अखबार में बीजेपी वो ऐड दे रही लोक सत्ता में। महाराष्ट्र में बीजेपी इसलिए भी कॉन्फिडेंट दिख रही है क्योंकि चुनावी मंच पर मोदी शाह योगी की जोड़ी, ग्राउंड पर संघ का साथ है, लाडली बहन जैसी योजनाएं हैं, जाति की राजनीति के जवाब में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे दिए जा रहे हैं। और बीजेपी का यह कॉन्फिडेंस चुनावी राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह के शब्दों में भी दिख रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में अमित शाह ने यह कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया कि महायुति के जीतने पर सीएम कौन होगा, यह चुनाव जीतने के बाद तय होगा। एक बार सुनिए अमित शाह ने क्या कहा है, फिर आपको इस बयान के मायने बताता हूं। अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। अब अमित शाह के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन यानी महायुति की सरकार चल रही है। अमित शाह ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि महायुति के बीच कोई टेंशन नहीं है, कला नहीं है, सीएम फेस को लेकर भी कोई कंफ्यूजन नहीं। चुनाव के बाद तीनों दल साथ बैठकर सीएम तय करेंगे, यानी परफॉर्मेंस के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और बीजेपी फिर बड़े भाई की भूमिका में आने को तैयार है। इसमें तीनों ही पार्टियों की सहमति भी है। जैसे उद्धव ठाकरे ने 2019 में किया था, वैसे हालात फिर से न खड़े हो जाएं और शरद पवार जैसे दिग्गज नेताओं को फिर से मौका न मिल जाए, इसलिए अमित शाह ने महाराष्ट्र में सीएम फेस के मुद्दे को बिल्कुल क्लियर कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोलकर। और उस पर कोई बवाल भी नहीं हुआ। कोई एकनाथ शिंदे ने नहीं कहा कि सर आपने मेरा नाम नहीं लिया। यानी क्लियर है कि बीजेपी पहले ही स्टैब्लिश कर चुकी है कि बॉस जो जितनी सीट लाएगा उसके हिसाब से तय होगा। और बीजेपी चूंकि ज्यादा सीट पे लड़ रही है तो उसकी ज्यादा सीटें लाने की स्थिति भी है। महाराष्ट्र में पीएम मोदी के हिंदू एकता और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारों का टेस्ट भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो मुस्लिम वोट का खुला खेल चल रहा है। एक संस्था है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड, जिसने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को समर्थन का ऐलान कर दिया। उलेमा बोर्ड ने 7 नवंबर को शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उलेमा बोर्ड ने 17 डिमांड रखी, जो अगर महाविकास अघाड़ी पूरी करता है तो उसे मुसलमानों के वोट मिलेंगे। उलेमा बोर्ड ने जो प्रमुख शर्तें रखी हैं उसके बारे में सुनिए। सत्ता में आने पर आरएसएस पर बैन लगा दो, राज्य में मुसलमानों को 10% आरक्षण दे दो, इमामों को हर महीने 15,000 रुपए वेतन दो, महाविकास अघाड़ी वक्फ बिल का विरोध करो और महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड को 1000 करोड़ का फंड दे दो। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में 500 लोगों की भर्ती हो, पुलिस भर्ती में मुसलमानों को प्राथमिकता दो, विवादित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। अब इस तरह से कोई शर्त रख के और कह रहा है कि ये कर दो तो वोट देंगे, तो उसमें सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं पड़ रहा। लेकिन हिंदू को जाति में बंटना नहीं चाहिए, यह बोल देने से सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश में भी इंडी गठबंधन के नाम पर अखिलेश यादव ही चारों तरफ दिख रहे हैं। इंडी गठबंधन के बाकी दल यूपी उपचुनाव से अभी तक दूरी बनाए हुए हैं। उपचुनाव की 9 सीटों में से अखिलेश यादव ने एक भी सीट किसी को दी तो है नहीं, वैसे सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया जिसकी काट अखिलेश खोज नहीं पा रहे। हिंदू एकता का नारा बीजेपी पूरे देश में लगा रही है। उपचुनाव के लिए सीएम योगी धमाकेदार अंदाज में प्रचार कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का प्रचार आज से शुरू हुआ है। आप देखिए अखिलेश कैसे पुरानी दाल में
नया तड़का लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश अभी भी सीएम योगी की कुर्सी की बात पर ही टिके हुए हैं, कह रहे हैं कि नहीं नहीं, योगी जी की तो कुर्सी जाने वाली है। लोकसभा चुनाव में भी इंडी गठबंधन यही भ्रम फैला रहा था। अखिलेश ने फिर से दावा किया है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है। योगी आदित्यनाथ अपनी मर्जी से यूपी में कुछ नहीं कर पा रहे। इनको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में इस तरह का भ्रम फैलाकर कुछ फायदा हुआ था, तो अब शायद उपचुनाव में भी हो जाए, कुछ मौका मिल जाए। हालांकि अभी तक यह स्थिति होगी या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। पब्लिक इसको फिर से मानेगी या नहीं, ये अभी तय नहीं है। सुनिए अखिलेश यादव को, फिर बताऊंगा कैसे योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को अलग ही मुद्दे में फंसा के रखा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव के बाद ही हट गए होते। जो हटने वाले, उन्हें गुस्सा आप पर नहीं आ रहा है, कहीं और गुस्सा दिखाना चाहते हैं। ये गुस्सा जो आजकल सरकार को है, वो अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचेगी नहीं, इनकी कुर्सी छिन जाएगी। अखिलेश यादव वही पुरानी बातें दोहरा रहे जिनका कोई आधार नहीं। लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही दावे किए गए थे, लेकिन अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ तो कुर्सी पर ही। पीएम मोदी भी योगी की पीठ थपथपा चुके हैं, यानी बीजेपी में कहीं कोई दिक्कत दिख नहीं रही। और सीएम योगी की बातों से भी साफ दिख रहा है कि बीजेपी हाईकमान को योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में फायर मोड में प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहे हैं। अखिलेश यादव के पीडीए वाले नारे पर आज सीएम योगी ने भयंकर हमला किया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को गुंडों और माफिया से जोड़ते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों और माफियाओं का प्रोडक्शन हाउस है और अखिलेश यादव उसके सीईओ हैं। सुनिए एक बार। ये समाजवादी पार्टी आप, यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है माफिया और अपराधियों को पालने का। प्रोडक्शन हाउस है ये, यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है, और इसके सीईओ अखिलेश यादव है। इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, ये माफिया और ये अपराधी किसी के नहीं हुए। यानी गजब सियासी लड़ाई छिड़ी है और इसमें न्याय करना है वोटर को, जनता को। अब वो फैसला किधर आएगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जब न्याय करने की बात हो ही रही है तो पाठशाला में अगली क्लास डीवाई चंद्रचूड़ के बाद बने नए चीफ जस्टिस कौन है, जिनके धमाकेदार फैसलों की खूब चर्चा होती। इंदिरा गांधी ने जिनके चाचा को नहीं बनने दिया था चीफ जस्टिस, आज वही कैसे बने सीजेआई। और 1999 में वाजपेयी सरकार का वो एक फैसला जिसने चीफ जस्टिस चुनने का तरीका तय किया, आज उसका चक्र। जस्टिस संजीव खन्ना ने आज देश के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ले ली। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी भी राष्ट्रपति भवन में हुए चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहे। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद एक ग्रुप फोटो सेशन भी हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी, नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक साथ नजर आए। पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण की तस्वीर ट्वीट करते हुए सीजेआई का पद संभालने के लिए जस्टिस संजीव खन्ना को बधाई भी दी। जस्टिस संजीव खन्ना अपने धमाकेदार फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने अब तक के कार्यकाल में कई बड़े और चर्चित मामलों में ऐतिहासिक फैसले सुनाए। आज पाठशाला में जस्टिस संजीव खन्ना के इन ऐतिहासिक फैसलों के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ ही यह भी बताऊंगा कि बतौर सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना के 6 महीने के कार्यकाल में किन बड़े मामलों की सुनवाई अभी होनी है। एक ऐतिहासिक किस्सा भी सुनाऊंगा इतिहास से जुड़ा हुआ, इनके साथ क्या हुआ था, इनके परिवार के साथ। जस्टिस खन्ना के परिवार के उस तेज तर्रार जज की भी बात होगी जिन्होंने आज से करीब 47 साल पहले तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की नाराजगी की वजह बने और उसकी वजह से चीफ जस्टिस का बनने का मौका गवा दिया था। उस परिवार से आते हैं जस्टिस संजीव खन्ना। अटल सरकार के समय चीफ जस्टिस चुनने का तरीका कैसे बना, क्या बदला, यह भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात देश के नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की, जिन्हें वकालत विरासत में मिली।
उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाईकोर्ट में जज रह चुके हैं, जबकि उनके चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना अपने समय में सुप्रीम कोर्ट के चर्चित जज रहे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना का परिवार उन्हें वकील नहीं बल्कि सीए बनाना चाहता था, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना अपने चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने वकालत को करियर के तौर पर चुना। जस्टिस संजीव खन्ना ने चाचा को अपना रोल मॉडल क्यों बनाया, क्यों उनके चाचा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते बनते रह गए इंदिरा गांधी की वजह से, इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले जस्टिस संजीव खन्ना का सीजीआई की कुर्सी तक पहुंचने का सफर सुनिए। साल 1983 में जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की पढ़ाई की, फिर 30 हजारी कोर्ट में वकालत शुरू की। जस्टिस संजीव खन्ना लंबे समय तक दिल्ली सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए सरकारी वकील रहे। साल 2005 में जस्टिस संजीव खन्ना दिल्ली हाईकोर्ट में जज बने और करीब 13 साल तक दिल्ली हाईकोर्ट में जज रहे। 2019 में जस्टिस खन्ना को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया और अब जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें चीफ जस्टिस बन चुके हैं। जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई 2025 तक सीजीआई के पद पर बने रहेंगे। उनका कार्यकाल करीब 6 महीने का रहने वाला है। जस्टिस संजीव खन्ना तो सीजीआई बन गए, लेकिन करीब 47 साल पहले उनके चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना तब की इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ दिए गए अपने एक फैसले की वजह से चीफ जस्टिस बनते बनते रह गए। हालांकि इंदिरा सरकार को नाराज करने वाले जस्टिस हंसराज खन्ना के फैसले का आज भी तब तब जिक्र होता है जब जब जुडिशरी की आजादी की चर्चा होती है। दरअसल बात जनवरी 1977 की है। सीनियरिटी के हिसाब से जस्टिस हंसराज खन्ना को देश का 15वां सीजीआई बनना तय माना जा रहा था, लेकिन तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की सरकार ने उनकी सीनियरिटी को अनदेखा कर दिया और उनसे जूनियर जस्टिस एमएच बेग को चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश कर दी। इसकी वजह बना इमरजेंसी के दौरान जस्टिस हंसराज खन्ना का एक ऐतिहासिक फैसला। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले में आया यह तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आया। इस मामले में वकील शिवकांत शुक्ला को इमरजेंसी के दौरान जेल में डाल दिया गया था और उन्हें बिना किसी मुकदमे के अरेस्ट किया गया था। अपनी गिरफ्तारी को वकील शिवकांत शुक्ला ने जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया कि यह गलत हुआ है आपके साथ। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच बैठी। 5 जजों की बेंच में से 4 जजों ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया, लेकिन बेंच में शामिल जस्टिस हंसराज खन्ना, जो अब सीजीआई बने हैं, जस्टिस संजीव खन्ना उनके चाचा थे, उन हंसराज खन्ना ने अलग फैसला दिया और कहा कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत दिए गए जीने के अधिकार से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस हंसराज खन्ना ने अपने फैसले में यह भी साफ किया कि इमरजेंसी लगे होने के बावजूद संविधान में दिए गए राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की अनदेखी नहीं की जा सकती। अब यह बात इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आई। जस्टिस हंसराज खन्ना के इस फैसले को इमरजेंसी के विरोध के तौर पर देखा गया और उन्हें सीजीआई की लिस्ट से बाहर होना पड़ा, जिसके विरोध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा तक दे दिया। और ऐसा नहीं कि जस्टिस हंसराज खन्ना को अपने फैसले से होने वाले असर का अंदाजा नहीं था। उन्हें पहले एहसास हो चुका था कि इंदिरा सरकार के खिलाफ जाने से वो चीफ जस्टिस का पद गंवा देंगे, लेकिन बॉस ये है उनका अपना कैरेक्टर कि नहीं, जो है सही वही बोलूंगा। इसका जिक्र जस्टिस हंसराज खन्ना अपनी बहन से पहले ही कर चुके थे कि मुझे अब नहीं बनना है, बनाएंगे ये लोग सीजीआई, देख लेना। यह बात साल 1976 की है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले की सुनवाई चल ही रही थी। जस्टिस हंसराज खन्ना किसी काम से हरिद्वार पहुंचे थे। वहां गंगा नदी के किनारे बैठकर उन्होंने अपनी बहन से कहा था कि उन्होंने ऐसा फैसला तैयार किया है जिसकी वजह से उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद गंवाना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। मतलब वो जानते थे कि इंदिरा गांधी क्या कर सकती और उन्हें सीजीआई की लिस्ट से बाहर होना पड़ा। हालांकि इंदिरा सरकार गिरने के बाद जस्टिस हंसराज खन्ना चौधरी चरण सिंह सरकार में कुछ दिन के लिए कानून मंत्री बने थे। और यह भी एक इत्तेफाकी है कि जब साल 2019 में जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट में जज बने तो पहले दिन वो उसी कोर्ट रूम में बैठे जिसमें उनके चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना कई अहम मामलों की सुनवाई कर चुके। तो राहुल गांधी जो आज संविधान की कॉपी लहराते हैं, उसकी धज्जियां कैसे उनकी दादी जी की सरकार के समय उड़ी है, उसका एक और उदाहरण भर है। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना के चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना उस वक्त सबसे सीनियर जज होने के बावजूद चीफ जस्टिस के पद पर क्यों नहीं पहुंच पाए, इसकी वजह समझना भी जरूरी है। दरअसल भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए संविधान में कोई स्पष्ट नियम तय नहीं है। संविधान के आर्टिकल 124 में सिर्फ इतना कहा गया कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा और इसका एक मुख्य न्यायाधीश होगा।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 1999 में जाकर अटल सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच सहमति के बाद एक नया एमओपी यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तय हुआ 1999 में जाकर। इसी एमओपी के जरिए सीजीआई का सिलेक्शन भी होता है, जिसके तहत केंद्र सरकार मौजूदा सीजीआई के रिटायरमेंट से करीब 1 महीने पहले उनसे नए सीजीआई के नाम की सिफारिश की मांग करती है कि चीफ जस्टिस जी आप बताइए आपके बाद किसको बनाना है। सरकार नहीं थोपती है। एमओपी में तय की गई प्रोसेस के तहत मौजूदा सीजीआई नए सीजीआई के नाम का प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजते हैं, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज के नाम की सिफारिश की जाती है। जज की सीनियरिटी उम्र से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज आप कितने साल काम कर चुके हैं इस पर तय होती है। केंद्रीय कानून मंत्री सीजीआई की तरफ से की गई सिफारिश को आगे की प्रोसेस के लिए प्रधानमंत्री के पास भेज दिया जाता है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नए सीजीआई की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। यानी एक तरह से सरकार का रोल बस नाम आगे बढ़ाने का होता है और एक पैटर्न बन गया कि भाई जो सीनियर होगा वही बने। और सोचिए इंदिरा गांधी के जमाने में क्या हो रहा था और उसके पहले क्या हुआ, मैंने आपको पाठशाला में बताया भी। हालांकि साल 1999 में सीजीआई की नियुक्ति के लिए एमओपी की सहमति बनने से पहले सीनियरिटी के मुताबिक सीजीआई को नियुक्त करने की परंपरा थी, लेकिन पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने 2 बार इस परंपरा को तोड़ा। साल 1973 में इंदिरा सरकार ने जूनियर जज जस्टिस एएन रे को सीजीआई के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश कर दी थी। कहा जाता कि दूसरे जजों की तुलना में जस्टिस रे को इंदिरा सरकार के ज्यादा करीबी माना जाता था, इसलिए जस्टिस एएन रे से ज्यादा सीनियर 3 जजों जस्टिस जेएम शेलत, जस्टिस केएस हेगड़ और जस्टिस एएन ग्रोवर तीनों को साइड कर दिया गया और इंदिरा गांधी ने जस्टिस एएन रे को सीजीआई बनाने की सिफारिश कर दी। इंदिरा सरकार के इस फैसले से नाराज होकर जस्टिस शेलत और जस्टिस हेगड़े और जस्टिस ग्रोवर पहले छुट्टी पर गए और फिर बाद में तीनों ने इस्तीफा दे दिया। सोचिए क्या चलता था जुडिशरी को कंट्रोल करने को लेकर। इसके बाद साल 1977 में भी तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने सीनियरिटी को नजरअंदाज कर जस्टिस एमएच बेग को सीजीआई के पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की थी। इंदिरा सरकार के इस फैसले के बारे में आपको पहले ही अभी मैं बता चुका हूं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के साथ ही सीजीआई की नियुक्ति के लिए एमओपी को तैयार करने की जरूरत महसूस हुई और 1999 में तब की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और सुप्रीम कोर्ट की सहमति से एमओपी तैयार हुआ, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के साल 1981, 93 और 98 में आए 3 फैसलों को आधार बनाया गया। जजों की नियुक्ति से जुड़े ये फैसले हैं फर्स्ट जजेस केस 1981, सेकंड जजेस केस 1993 और थर्ड जजेस केस 1998। इन फैसलों को 3 जजेस केसेस के नाम से भी जाना जाता है। यानी बहुत कुछ बदला है इस देश में और जो लोग आरोप लगाते हैं कि आज जुडिशरी आजाद नहीं है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए बॉस क्या है। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर। दुनिया में मंदी टाइप का माहौल है, सरकारें चली जा रही हैं, कोई अपनी कुर्सी बचा नहीं पा रहा है और इधर नरेंद्र मोदी ने पब्लिक के लिए कौन बनेगा करोड़पति शुरू कर रखा। राहुल की जलेबी की फैक्ट्री फ्लॉप और मोदी की करोड़पति बनाने वाली फैक्ट्री सुपरहिट कैसे? वो देश जहां भयंकर गरीबी है फिर भी लोग सड़क पर रुपए पैसे फेंक रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? जरा ये चैप्टर देखिए। राहुल गांधी की खटाखट वाली स्कीम का हाल कांग्रेस शासित राज्य सरकारों में क्या है, यह तो देश देख ही रहा है। और मोदी ने कैसे देश की इकोनॉमी को रॉकेट बना रखा है, यह भी देश देख रहा है। देखिए बॉस, एक नेता के लिए पब्लिक को सपने बेचना बहुत आसान काम होता है, लेकिन इन सपनों को सच करके दिखाने वाले राजनेता बहुत कम होते हैं। और इस बात का लेटेस्ट उदाहरण भारत है, जहां पीएम मोदी ने भारत की इकोनॉमी को उस लेवल पर पहुंचा दिया है कि देश में करोड़पति बनने वालों की संख्या खटाखट बढ़ रही है। राहुल गांधी खटाखट स्कीम चला पाए या ना चला पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के राज में भारत में करोड़पति खटाखट बनते जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 3 साल में देश में करोड़पति बनने वाले लोगों की संख्या 1 लाख बढ़ गई है। मतलब मोदी का अपना अलग ही लेवल का कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है एक तरह से। राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री में फंसे रह जाते हैं और इधर मोदी ने एक तरह से करोड़पति बनाने की फैक्ट्री खोल दी। भारत में करोड़पति लोगों की संख्या कैसे बढ़ रही है, कैसे यह सब हो रहा है, आज आपको विस्तार से बताऊं। लेकिन उसके पहले जरा 2 तस्वीरें देखिए। आज आपको 2 तस्वीरों की मदद से यह भी बता रहा हूं कि अगर नेतृत्व सही हो तो देश की इकोनॉमी कैसे वहां पहुंचती है जहां आज भारत है। और एक तरफ भारत की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां लोगों की कमाई बढ़ रही है, करोड़पति बनने वालों की संख्या बढ़ रही है। और दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए वेनेजुएला की तस्वीर, जहां भयंकर गरीबी है,
लेकिन फिर भी लोग सड़क पर पैसा उड़ा रहे हैं, फेंक रहे हैं। देखिए ना, सड़क पर पैसा गिरा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। ये नोटों का ढेर इन लोगों के लिए किसी काम का नहीं है। 1 लीटर दूध या एक ब्रेड का पैकेट भी खरीदने के लिए लोग जाते हैं तो बोरे में भरकर इनको नोट ले जाना पड़ता है। आज की तारीख में वेनेजुएला में करेंसी की कीमत इस लेवल पर है कि दुकानदार नोट गिन के नहीं लेता है कि लाओ, जैसे आप भारत में गए, बोले ये लो 50 रुपए, ये दूध दे दो या अंडा दे दो या ब्रेड दे दो। वहां लोग बोरा में भर के नोट ले जाते हैं और वो दुकानदार जो है वो बोरा देखता है, अच्छा इतना लाओ, ये लो एक ब्रेड ले जाओ। गजब हाल हो रखा है वेनेजुएला में। आप तस्वीरें देखिए बॉस, कैसे लोग नोट उड़ा रहे हैं। और यहां आप उड़ा दीजिए, यहां शादी में आदमी ऐसे उड़ाता है तो लोग नाचना छोड़ के वहां पे जो है नाचने में दिक्कत हो जाती है, लूटा लूटी मच जाती है। और वहां देखिए आप नोट फेंक रहे हैं, कोई देख नहीं रहा, सब अपना चले जा रहे। क्यों वेनेजुएला की हालत ये हुई है, क्या इसका भारत से कनेक्शन है, आपको बताऊंगा। लेकिन भारत में बढ़ते करोड़पति लोगों के आंकड़े ने कैसे पूरी दुनिया को चौंका दिया है, यह अपने आप में हैरान करता है। क्योंकि पिछले 3 साल के दौरान कोरोना की वजह से भारत की इकोनॉमी माइनस तक में गई। दुनिया के बड़े बड़े देश इस संकट से अब तक उभर नहीं पाए। दुनिया भर में भयंकर मंदी की मार है, लेकिन भारत में लोग करोड़पति बन रहे हैं। तो पहले भारत की बात, फिर वेनेजुएला पे आता हूं। देखिए, सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च के मुताबिक साल 2019 से 2024 के बीच भारत में अमीरों की संख्या में तेजी से उछाल आया है। जो लोग सालाना 10 करोड़ रुपए की कमाई कर रहे हैं, उनकी संख्या 63% बढ़ गई है और अब यह संख्या 31,800 लोगों की पहुंच गई है कि 31,800 लोग देश में ऐसे हैं जो 10 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं सालाना। इसी तरह से जो लोग सालाना 5 करोड़ रुपए की कमाई कर रहे हैं, उनकी संख्या भी 50% बढ़ गई है। यानी अब 5 करोड़ रुपए कमाने वालों की संख्या 58,200 हो गई। भारत में अमीरों की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि देश की विकास दर बहुत मजबूत है। भारत की जीडीपी 7% की स्पीड से बढ़ रही है और इसीलिए करोड़पति बनने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। लखपति बनने वालों की भी संख्या बढ़ रही है। लखपति दीदियां भी बन रही हैं। हैरानी की बात यह है कि किसी जमाने में वेनेजुएला दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल था, लेकिन अब इसकी गिनती सबसे गरीब देशों में होती है। उसकी वजह आगे बताऊंगा, उसमें भारत के लिए बड़ा लेसन है। आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि अरे बॉस, ये तो वही चीज है जिसके लिए मोदी अलर्ट कर रहे हैं कि देश नहीं बचा तो बुरा फंसोगे। खैर, उसके पहले यह समझिए कि मोदी का यह कौन बनेगा करोड़पति वाला खेला, यानी लाखों लोगों का देश में करोड़पति बनने का खेल चल कैसे रहा है। देखिए, 2021 में करोड़पति टैक्स पेयर्स की संख्या 1,20,000 थी 2021 में। 2022 में यह बढ़कर 1,30,000 हो गई। 2023 में यह बढ़कर 1,90,000 हो गई और 2024 में यह बढ़कर 2,20,000 हो गई। यानी ऐसे लोग जो 1 करोड़ से ज्यादा का टैक्स दे रहे हैं, उनकी संख्या कोविड के संकट काल के बावजूद बढ़ती जा रही है। और अगर पिछले 10 साल से तुलना की जाए तो 2014 में करोड़पति टैक्स पेयर्स की संख्या मात्र 40,000 थी। मतलब आजादी से लेकर 2014 तक 1 करोड़ से ज्यादा टैक्स देने वालों की संख्या 40,000 पहुंची थी और बीते 10 साल में यह बढ़कर 2,20,000 हो गई बॉस। 10 साल में 1,80,000 लोग करोड़पति ऐसे हो गए जो टैक्स दे रहे हैं। आप सोचिए, आजादी से 2014 40,000 लोग 1 करोड़ से ज्यादा का टैक्स दे रहे हैं। 2014 से 2024 10 साल में यह बढ़ के 2,20,000 हो गए। यानी पिछले 10 साल में 5 गुना की चौंका देने वाली बढ़ोतरी हुई है। यह तो हुई करोड़पति लोगों की बात। इसके अलावा भारत में आम नागरिक की कमाई किस तरह से बढ़ी है, उससे जुड़े आंकड़े भी देखिए। पिछले 10 साल में टैक्स भरने वालों लोगों की संख्या 2 गुनी हो चुकी है। 2014 में टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या 3 करोड़ 30 लाख थी, अब यह बढ़कर 7.5 करोड़ के पार चली गई। एक तरफ लोगों की कमाई बढ़ रही है तो सरकारी खजाना भी भर रहा है। 2014 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 6,38,000 करोड़ का होता था, 2024 में बढ़कर 19,58,000 करोड़ रुपए हो गया। तो बॉस, पब्लिक पैसा कमा रही है तो टैक्स भर रही है। अच्छा, सिस्टम भी सुधरा है ताकि टैक्स लीकेज रुके, तो पैसा वहां से भी आ रहा है और पब्लिक कमा रही है तो टैक्स भर रही है। यह हुआ बीते 10 साल। कौन बनेगा करोड़पति? आप में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर करोड़पति बनने का तरीका क्या है। आगे बढ़ने से पहले करोड़पति बनने के वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले देश में चल रहे हैं। इतने मौके लोगों को मिल रहे हैं कि लोग अपना ही स्टार्टअप करके यूनिकॉर्न क्रिएट कर दे रहे हैं।
लेकिन आपकी उम्र अगर 40 साल है और आपकी कमाई में से आप 10,000 रुपए भी SIP कर दें, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डाल दें, म्यूचुअल फंड में डाल दें, तो बहुत 60 साल की उम्र तक आपका रिटर्न क्या हो जाएगा, आपको यह देखना चाहिए। क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है, शेयर बाजार एकदम आसमान में पहुंचा हुआ है। तो आप अगर सोचिए कि हर महीने अगर आप मात्र 10,000 रुपए भी बचा लेते हैं, मात्र 10,000 रुपए बचाने, और अगर 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने साल के लिए? 20 साल के लिए, कि चलो 10,000 रुपया हर महीने जो है मैं जमा कर दूंगा, तो इस पर आपका कुल निवेश कितना बैठेगा? कुल निवेश बैठेगा भाई, आप जो है वो करीब 24 लाख रुपया 20 साल में खर्च करेंगे, 24 लाख रुपया। लेकिन जो मार्केट का हाल हो रखा है वो मान के चलिए कि आपको 15% का रिटर्न देगा, 15% का, और जब आप 20 साल बाद इसको उठाएंगे तो 1,55 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट मिलेगा, मतलब आपको रिटर्न मिलेगा 1,55,55,000 रुपया। यानी 24 लाख रुपया आप इन्वेस्ट कीजिएगा और 1,55,00,000 उठाइएगा। मतलब यह हालत है मार्केट का इस वक्त। हालांकि इसमें सिस्टमैटिक ढंग से इन्वेस्ट करना है, सोच समझ के करना है, ये सारी चीजें, लेकिन आपको ये एक तरीका बताया कि म्यूचुअल फंड से लोग करोड़पति बन जा रहे हैं, बाकी 10 तरीके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सब अलग है। मैंने बताया ना, भाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लोग यूनिकॉर्न खड़ा कर दे रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, लोगों के लिए कौन बनेगा करोड़पति वाला गेम चल रहा है ऐसा लग रहा है। दूसरी तरफ साउथ अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला, जो बर्बाद हो चुका है, और इसका सबसे बड़ा कारण है लोगों को जो मुफ्त की सुविधाएं वहां दी गई। तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि फ्री 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 वालों से बचो, बॉस उसी फ्री फ्री के चक्कर में वेनेजुएला बर्बाद हो गया। ऐसे नोट गिरा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। फ्रीबीज की वजह से यह देश पूरी तरह बर्बाद हो गया। यहां करेंसी की कीमत कूड़े के ढेर के बराबर हो गई है, इसलिए लोग सड़कों पर नोट फेंक दे रहे हैं, ले जाओ कोई काम का नहीं। आप देखिए कि किस तरह वेनेजुएला में लोग नोटों को फेंक रहे हैं, इन नोटों को बटोरने वाला तक कोई नहीं है। एक और वीडियो देखिए, इसमें कूड़े के ढेर में नोट पड़े हुए, ये देखिए, कूड़े के ढेर में नोट फेंक के लोग चले गए, झोला भर भर के। हमारे यहां किसी के यहां इतना नोट निकलता है तो खबर बनती है, इनकम टैक्स वाले जाते हैं नोट गिनने की मशीन लेकर, हम लोग आपको बताते हैं ब्रेकिंग न्यूज, देखिए इतना नोट मिला है। वहां कूड़े के ढेर में वेनेजुएला में नोट फेंका हुआ है। लेकिन आपको समझना होगा कि ये नोट की कीमत भी कूड़ा हो रखी है, इसलिए कूड़े के ढेर में गिरा हुआ है। और ये वेनेजुएला में क्यों हुआ? इसका एक बहुत बड़ा कारण फ्रीबीज है। यही सब कुछ नहीं है, लेकिन एक बड़ा कारण फ्रीबीज है। 90 के दशक तक वेनेजुएला साउथ अमेरिका का सबसे अमीर देश हुआ करता था, क्योंकि वेनेजुएला की इकोनॉमी 95% तेल के एक्सपोर्ट पर निर्भर थी। 1999 में वेनेजुएला की सरकार ने समाजवादी नीतियों को लाने का वादा किया। इसके तहत वेनेजुएला को दुनिया में तेल बेचकर जितना भी पैसा मिलता था, उससे लोगों के लिए सब कुछ मुफ्त कर दिया गया कि ले लो, बिजली मुफ्त ले लो, पानी मुफ्त ले लो, स्कूल की फीस छोड़ो क्या दोगे, अस्पताल का इलाज मुफ्त कर दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब मुफ्त कर दिया कि पैसा है ही ले लो, मुफ्त में ले लो। आम लोगों के लिए तेल पर सब्सिडी इतनी दे दी कि पेट्रोल डीजल भी लगभग मुफ्त हो गया। 2014 में तेल के दाम अचानक से $100 प्रति बैरल से गिरकर $40 पर आ गए। इस घटना के बाद वेनेजुएला बर्बाद होता चला गया, क्योंकि 2010 तक $1 में 8 बोलीवर हुआ करता था। 2017 में $1 जो बोलीवर वहां की करेंसी है, वो $1 में 8,000 बोलीवर हो गया। आज वेनेजुएला की हालत यह है कि वहां 82% आबादी गरीब है, 52% लोगों के पास भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। यह हालत हो गई है। आप सोचिए कैसे देश बर्बाद होता है फ्रीबीज के चक्कर में। यह तस्वीर है उसकी। मुफ्त का लेने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि दे दो ना यार, ये भी मुफ्त दे दो, वो भी मुफ्त दे दो, लेकिन जिसको मिलना चाहिए, नरेंद्र मोदी यही ना कहते हैं, फ्रीबी बांटो, लेकिन जिसको जरूरत है उसको तो दो। हम सारी महिलाओं को इतना 1,000 रुपया दे देंगे, जिसको जरूरत है उसको भी देंगे, जिसको नहीं जरूरत है उसको भी देंगे, तो यह हालत हो जाएगी फिर। तो इसलिए जब देश की सुरक्षा की बात होती है तो देश की इकोनॉमी की सुरक्षा भी जरूरी है। खैर, जब सुरक्षा की बात कर ही रहे हैं तो पाठशाला में अगली क्लास। इधर ट्रंप आए, उधर पुतिन ने गजब हथियार दिया। मोदी चीन की बैंड बजाकर मानेंगे क्या? मोदी के नए भारत के वो हथियार जिनसे चीन पाकिस्तान दोनों की हालत टाइट है, अब उसका चैप्टर दिखाते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, तब से वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को लेकर सारे नियम बदल गए। अब दुनिया के मंच पर भारत की ताकत का डंका बज रहा है। जैसे आप देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते, तो जिन नेताओं से उन्होंने सबसे पहले बात की, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम था। जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता में उन देशों का जिक्र किया जिस पर उनको भरोसा है, तो उसमें भी भारत का नाम था। यही नहीं, जो चीन अपने पड़ोसियों पर दादागिरी चलाता है, उसे लाइन पर लाने वाला भी भारत ही देश था। और यह सब हो रहा है पीएम मोदी के नेतृत्व में। और भारत की ताकत सिर्फ कूटनीति के लेवल पर नहीं है, बल्कि हथियारों और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी भारत अब बड़ा प्लेयर बन गया है। अभी तक डिफेंस सेक्टर ऐसा फील्ड था जहां लंबे समय से भारत दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह तस्वीर बदली। अब तक भारत जिन देशों से हथियार खरीद रहा था, वो देश भारत से हथियार खरीदने की डील कर रहा है। यानी अब वर्ल्ड स्टेज पर भारत का रोल बदल गया है। हथियार बेचने के साथ भारत ऐसे ऐसे हथियारों की खरीद कर रहा है जिससे चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई। आप देखिए, फ्रांस के साथ भारत की एक बड़ी हथियारों की डील होने वाली। फ्रांस जैसा देश भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदना चाहता है। वहीं रूस के साथ भारत की एक और बड़ी डिफेंस डील हुई है। S-400 के बाद रूस से भारत को ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है जो यूक्रेन युद्ध में पुतिन का रक्षा कवच बना हुआ था। यानी एक और जबरदस्त डील। लेकिन सबसे पहले बात पिनाका रॉकेट की। राफेल फाइटर जेट डील के बाद भारत और फ्रांस के बीच एक और डिफेंस डील होने वाली है। इस बार बड़ी बात यह है कि भारत हथियार खरीद नहीं रहा है, बल्कि फ्रांस ने भारत के हथियार खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। कभी हथियारों के लिए विदेश पर निर्भर रहने वाला भारत अब हथियारों के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक फ्रांस को पिनाका रॉकेट सिस्टम बेचने वाला है। आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया की सफलता का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही मिले, क्योंकि फ्रांस जैसा हथियार सप्लाई करने वाला बड़ा देश पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने के लिए उतावला दिख रहा है। पिनाका रॉकेट सिस्टम के टेस्ट के लिए फ्रांस की सेना के अधिकारियों की पूरी टीम भारत पहुंची। उन्होंने कई राउंड में पिनाका रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया है। रिपोर्ट्स की माने तो यह डील लगभग पक्की हो चुकी है। यह पिनाका रॉकेट्स की तस्वीरें दिखा रहा हूं। यह पिनाका ये ठिकाना ढूंढ के मार देती है और बस डॉक्यूमेंटेशन की देरी है। इसके बाद फ्रांस की सेना अपनी जरूरत के मुताबिक पिनाका का ऑर्डर कर सकती। मतलब जो भारत कहता था कि हमको हथियार दे दो, तुम थोड़ा बेच दो, तुम, आज भारत से लोग हथियार खरीद रहे हैं बॉस। फ्रांस को पिनाका जैसे रॉकेट सिस्टम की जरूरत भी है और अगर यह डील पक्की हो जाती है तो भारत के लिए वेपन एक्सपोर्ट का ऐसा डोर ओपन हो जाएगा जिसके बाद भारत डिफेंस एक्सपोर्ट का बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। आप तस्वीरें देखिए बॉस, क्या पावरफुल तस्वीरें। दुनिया भर में एक और डिफेंस डील की चर्चा हो रही है जो कि इंडिया की उसके सबसे करीबी दोस्तों में से एक रूस के साथ हुई। S-400 के बाद रूस एक और एयर डिफेंस सिस्टम भारत को देने को तैयार हो गया है। यह एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे पुतिन के घर की सिक्योरिटी का जिम्मा मिला हुआ है। इस हथियार का नाम है पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम। इस एयर डिफेंस सिस्टम का असली नाम SA-22 ग्रे हाउंड है, लेकिन इसे पंतसीर S-1 के नाम से जाना जाता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और रूस की एक हथियार कंपनी के बीच हथियारों को लाने की डील हो भी गई है। भारत में पहले से ही S-400 समेत 3 और एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन मिलिट्री बेस और कमांड सेंटर्स की सुरक्षा के लिए इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हो रही है। तो नरेंद्र मोदी तो रुकते नहीं है जरूरत ले लो। अभी यह साफ नहीं हुआ कि भारत कितने पंतसीर S-1 खरीदेगा, लेकिन इसकी कीमत की बात करें तो एक एयर डिफेंस सिस्टम करीब 126 करोड़ रुपए का आता है। यह एयर डिफेंस सिस्टम कितना पावरफुल है इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि सिर्फ रूस ही नहीं, ईरान, इराक, UAE और अल्जीरिया जैसे देश पहले से ही इस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी बड़े बड़े देश समझते हैं कि इसकी कितनी जरूरत है और नरेंद्र मोदी देश की सुरक्षा को लगातार मजबूत किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है भारत की इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है और भाई जिसके पास पैसा रहता है उस पर हमले होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो भैया अपने आप को सुरक्षित रखो जैसे आप अपना पैसा सुरक्षित रहते हैं। देश सुरक्षित रखो।